इंडिया ब्लॉक को छोड़ रहे हैं राहुल गांधी। कभी कभार मुझे ऐसा लगने लगता है क्योंकि राहुल गांधी इस टाइम पर इंडिया ब्लॉक के मैक्सिमम लीडर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि किस तरीके से राहुल गांधी सबसे पहले ममता बनर्जी के खिलाफ गए, उसके बाद से अब डीएमके के भी खिलाफ चले गए। मतलब वो व्यक्ति जिसकी पार्टी का वर्चस्व सिर्फ डीएमके की वजह से तमिलनाडु के अंदर था, उसने एक मिनट नहीं लगाया और अपनी जो बची कुछ 5 सीट है उसको ले जाके टीवीके, जो कि इस टाइम पे विनिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी है तमिलनाडु के अंदर, उसके हाथों पे सौंप दी। और डीएमके के साथ और एमके स्टालिन के साथ जो इतने सालों से रिश्ता मेंटेन किया था, उसको 1 मिनट में तोड़ दिया। आखिरकार राहुल गांधी की ये जो राजनीतिक चाल है, ये धुरंधर के तौर पे मानी जाएगी या उनकी दूसरी एक पप्पू माफिक हरकत मानी जाएगी? इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राहुल गांधी आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं? शुरुआत से शुरू करते हैं कि कैसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी सबसे पहले उन्होंने उस पूरे कैंपेनिंग के अंदर कुछ नहीं बोला। उसके बाद से जब फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन खत्म हो गया, तब राहुल गांधी की स्पीच आई और उन्होंने ऐसा कुछ बोला कि पूरे हिंदुस्तान को तो छोड़िए, वेस्ट बंगाल और ममता बनर्जी की जो गद्दी थी वो तो मतलब फिसल ही गई। उनको बिल्कुल ही भरोसा नहीं हुआ कि राहुल गांधी ये कौन सी स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, कहीं स्क्रिप्ट की अदला बदली तो नहीं हो गई। यहाँ पर राहुल गांधी बोलते हैं कि अगर आपको बंगाल में रहना है तो आपको टीएमसी के लोगों को पैसा देना पड़ेगा। टीएमसी अपने गुंडों को पैसा देती है, तभी इतना करप्शन होता है। अगर आपको कोई भी काम कराना है तो आप पहले उन गुंडों को पैसा दीजिए, टीएमसी को पैसा दीजिए, उसके बाद ही आपका कोई काम आएगा। यहाँ पर डायरेक्टली राहुल गांधी ने ममता बनर्जी को फ्रेम कर दिया कि वो कितनी ज्यादा करप्ट है। इतना ही नहीं, आगे चलते चलते उन्होंने और भी स्टेटमेंट्स दिए और जिसके बाद से वेस्ट बंगाल के अंदर कांग्रेस की इंडिविजुअली आज तक सीट नहीं है, पर राहुल गांधी अपने आप को एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव की तरह सामने लेकर आए। उन्होंने बोला बीजेपी के साथ तो मैं सेंटर में इतने सालों से लड़ रहा हूं, कम से कम 10-15 साल हो गया है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता है कि ममता बनर्जी ने अपने 15 साल के शासन में बंगाल को कहां सोने की चिड़िया से नीचे लाके अब तो लोहे की भी चिड़िया नहीं बची है, इस तरीके की छोड़ दी है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के पूरे क्रक्स का यही मतलब निकल के आ रहा था कि किस तरीके से आप सब कुछ छोड़ दीजिए और मुझ पे भरोसा करिए। कांग्रेस पार्टी आपको भ्रष्ट टीएमसी और दूसरी ओर घूसखोर बीजेपी और भ्रष्ट बीजेपी से बचाएगी और आपके पास एक अल्टरनेटिव होगा जहां पर आपका जो पूरा एक तरीके से सियासत का गेम प्लान होगा, उसके अंदर आपको बहुत हद तक जस्टिस मिलेगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी इस तरीके से एक ऑल्टरनेटिव की तरह सामने आए थे कि अगर आपको टीएमसी को नहीं वोट करना है और अगर आपको बीजेपी को नहीं वोट करना है तो आप मेरे पास आइए। हुआ क्या वेस्ट बंगाल के अंदर, एक तरीके से अगर आप समझे तो 27 से 30% जो वोट था मुसलमानों का, वो कंप्लीटली टीएमसी के पास जाता था। लेकिन इस बार कम्युनिस्ट पार्टी भी आ गई, कांग्रेस भी आ गए, हुमायूं कबीर जिन्होंने अपनी स्थापना कराई थी बाबरी मस्जिद की वेस्ट बंगाल के अंदर, उनकी भी पार्टी आ गई। तो ये सब लोग कहीं ना कहीं उस 30% मुसलमानों के ऊपर ही टारगेट करना शुरू कर गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगने लगा कि मुसलमान जो है बंगाल के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ टीएमसी को इसलिए वोट करते हैं ताकि बीजेपी ना आ जाए। तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन चाहिए था। तो कांग्रेस अपने आप को पिचिंग करने लगी कि देखिए, मैं आपका एक बहुत ही बेहतरीन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन हूं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुसलमानों का जो डेटा ओवैसी साहब ने स्टेट किया था, उसके अंदर यही था कि अगर पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिप्रेजेंटेशन है मुसलमानों की, वो सिर्फ 7% है। मतलब 20 से 30% आबादी में सिर्फ 7% रिप्रेजेंटेशन अपने आप में बहुत कम हो गया एक तरीके से अगर आप समझेंगे तो इसी बात से मुसलमान काफी हद तक खफा दिख रहे थे ममता बनर्जी के साथ। तो राहुल गांधी ने अपना पूरा चालान निकाल दिया यहाँ पर, लेकिन इसका कुछ भी आज सच फायदा तो नहीं हुआ राहुल गांधी को। पर राहुल गांधी का एक पीआर गेम बहुत स्ट्रांग हुआ कि किसी भी स्टेट के अंदर अगर रीजनल पार्टी को नहीं वोट करना है और बीजेपी को वोट नहीं करना है तो कांग्रेस को वोट करिए। कांग्रेस एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ये बात हो गई वेस्ट बंगाल के अंदर। अब मैं लेके चलती हूँ आपको तमिलनाडु के अंदर। तमिलनाडु में एक्चुअल में ऐसा कुछ था ही नहीं। पूरे इलेक्शन कैंपेन भर राहुल गांधी ने यही बात की कि कैसे आपको बीजेपी को नहीं लाना चाहिए, वो एक तरीके से कम्युनल वायलेंस लेकर आएगी, यहाँ पर आपकी जो हार्मनी है वो खत्म हो जाएगी, हिंदुत्व और मुस्लिम का जो बीच का डिफरेंस है वो लेकर आएगी, ये सब कुछ होगा, इसलिए आप सिर्फ डीएमके को वोट करिए। इतना ही नहीं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो खुद
पहुंचे तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने साफ साफ यही बोला कि आपको बीजेपी या मोदी चाहिए या दूसरी ओर आपको स्टालिन चाहिए, आपको ही चुनाव करना है। और उसके बीच में भीड़ में से आवाज स्टालिन की ही आई थी, पर कहते ना कि तमिलनाडु के लोगों ने कहीं ना कहीं अपना मद्रासी बना दिखाया और डीएमके को भी शॉक कर दिया कि हम तुम्हारे समक्ष तो आगे खड़े हुए हैं, पर ऐसा है नहीं कि हम तुमको ही वोट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डीएमके बहुत ही बुरी तरीके से हार गई तमिलनाडु के अंदर। अब जब डीएमके हार गई, तब टीवीके जब जीती तो उसके पास 108 सीट आई, डीएमके के पास कुछ करीबन 50s में सीट्स आई और एआईडीएमके के पास करीबन 48-49 के आसपास सीट आई। अब क्या हुआ कि जो टीवीके थी उनके पास 108 सीट तो आ गई, पर 108 सीट से आप बहुमत की सरकार नहीं बना सकते हैं तमिलनाडु के लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। तब क्या हुआ कि टीवीके को एक सामने से इंडियन नेशनल कांग्रेस सामने आई, उन्होंने बोला कि मैं आपको अपनी 5 सीट दे दूंगा। अब अगर 5 सीट टीवीके को मिल गए तो भी बेटर है, उनको 118 सीट के आसपास चाहिए, और अगर यहाँ से भी 5 सीट मिल जाती है तो भी नंबर आगे ही बढ़ेगा। तो इन लोगों ने यहाँ पे सामने सामने प्रावधान करने की कोशिश कर दी। अब विजय थलापति को कांग्रेस से आज सच प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि विजय थलापति को बस एंटी डीएमके थे और एंटी एआईडीएमके थे। उनको था कि डीएमके को किसी ना किसी तरीके से हटाना है। उन्होंने मैक्सिमम द टाइम वहां के क्रिश्चियंस के ऊपर मैक्सिमम टारगेट रखा। तमिलनाडु के अंदर दोनों ही पार्टी ने मैक्सिमम ऑफ द टाइम द्रविडियन पॉलिटिक्स पर ही फोकस किया है। जैसे अगर आप देखेंगे यूपी के अंदर हिंदुत्व का और हिंदुओं का जो मेजोरिटी है और जो पॉलिसी होती है, वोटर बैंक पॉलिसी, बीजेपी हिंदुओं के साथ ज्यादा खेलती है, उसी हिसाब से वहां पर दोनों ही लीडिंग पार्टी सिर्फ द्रविडियंस के ऊपर ज्यादा खेलती है। तो वहां पर उनको द्रविडियंस का जो सुप्रीमेसी था उसको हटा के माइनॉरिटी, कृष्ण मद्रासी, इन लोगों को आगे ले जाके रखना था। विजय थलापति ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए दिखा नहीं। पर राहुल गांधी का जो यू टर्न आया उसके बाद से डीएमके खुद ही इतना बौखला गए कि डीएमके की पार्टी के लोग बोलने लगे कि राहुल गांधी से बड़ा दोगला इंसान मैंने शायद ही देखा अपने पॉलिटिकल करियर में। आज तक लोकसभा इलेक्शन हो गया या तमिलनाडु के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो गया, हर तौर पर अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की अगर तमिलनाडु में इज्जत बची रही है तो सिर्फ डीएमके की वजह से बची रही है। और इन दोनों का जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। हालांकि इसमें भी खटास थी, कहीं ना कहीं डीएमके अपना साइड गिग के तरह एक तरीके से कांग्रेस को रखती थी कि कांग्रेस को कुछ ना हुआ तो 10-15 सीट दे दिया, है ना, एक तरीके से चैरिटी करती थी वो कांग्रेस के साथ, क्योंकि कांग्रेस इंडिविजुअली तो तमिलनाडु में अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाती थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डीएमके को अपनी कुछ सीट देनी पड़ती थी कांग्रेस को, क्योंकि वो लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी को नहीं कांग्रेस को लाना चाहती थी, ताकि डीएमके का भी अपना एक स्टैंड रहे लोकसभा इलेक्शन के अंदर। वो सिर्फ एक रीजनल पार्टी बन के ना रहे, पर उसके आगे भी एक तरीके से विकसित होकर सामने आए। और इस पूरे रेस के अंदर राहुल गांधी को बहुत बेनिफिट मिला तमिलनाडु के अंदर स्पेसिफिकली। इनफैक्ट राहुल गांधी को अगर आप हटा देंगे तो पूरे कांग्रेस को ही बिना मेहनत किए बहुत अच्छा बेनिफिट मिला तमिलनाडु के अंदर। और इन सब चीजों के बावजूद भी यहाँ पर राहुल गांधी ने बिट्रे कर दिया अपने लॉन्गेस्ट सर्विंग फ्रेंड्स के साथ, जो कि डीएमके के एमके स्टालिन है, उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन है। और उसके बाद से एक पॉलिटिकल टर्मोइल शुरू हुआ। राहुल गांधी इंडिया ब्लॉक के लोगों के खिलाफ बात करने लगे हैं। राहुल गांधी इतना ही नहीं, अगर आप देखेंगे उनकी अलायंस एक तरीके से यूपी इलेक्शन में अखिलेश यादव के साथ है, पर उनकी जो पूरी थिंकिंग है वो अखिलेश यादव के साथ मिली नहीं रही है। इंडिया ब्लॉक के जितने भी लोग हैं वो इस टाइम पे ये सारी पार्टीज अपने आप में डिस्प्यूटेड वर्क कर रही है। ये सारी पार्टीज एक तरीके से एकत्रित होकर एक सिंपल मूल मात्र तरीका लेकर सामने नहीं आ रही है। अगर आप इंडिया अलायंस को देखेंगे तो इंडिया अलायंस के अंदर चाहे सही हो चाहे गलत हो, एक ही लैंग्वेज है, पर अगर आप इंडिया ब्लॉक को देखेंगे तो हर लोग अलग अलग लैंग्वेज ले रहे हैं। और राहुल गांधी राघव चड्ढा, जोहरान मामदानी की तरह अपनी इंडिविजुअल पीआर के ऊपर स्थित हो गए हैं, जिसमें वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट ये तीनों भी सेम लैंग्वेज नहीं बोल रहे हैं, राहुल गांधी कुछ अलग से निकल के बोल रहे हैं। और राहुल गांधी डिक्लेयर हो चुके हैं एक नंबर का बिट्रेयर, या फिर मैं बोलूं कि एक तरीके का धोखाधड़ी करने वाला इंसान पूरे इंडिया ब्लॉक के अंदर। और ज्यादातर पार्टी वाले लोग उनके खिलाफ ही बात कर रहे हैं इस टाइम पर। तो अब देखते हैं कि राहुल गांधी अपने इस बिट्रेयल को कितना दूर लेके जाते हैं, और क्या राहुल गांधी की जो कांग्रेस पार्टी है वो और टीवी के साथ में आएंगी। और अगर ये अलायंस हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को तो फायदा होगा ही होगा, पर राहुल गांधी का जो इंडिविजुअल और ईमानदार वाला पीआर था वो कहीं ना कहीं नीचे जाके एक तरीके से पकड़ के फेंक दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। Subscribe to News Vigil Hindi now.
Stay tuned for the right analysis of every major world news.